दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे टेक्नीशियन का रिजल्ट जो है वो किस डेट को यहाँ आ रहा है। ठीक है, अभी आप बात करोगे तो सीबीटी 1 एएलपी का और जेई का सीबीटी 1 का रिजल्ट कौन से डेट को आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेलवे ग्रुप डी की वॉल्यूम 2 की बुक है और ये आपको यहाँ पे दिख रही है वॉल्यूम 1 की बुक है। 25 एडिशन है और उसमें खास क्या है कि आपको जितने भी शिफ्ट हुए थे रेलवे ग्रुप डी के टोटल 99 शिफ्ट हुए थे वो सब के सब आपके इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है 80 to 90% हो जाएगा और आपका हूबहू वैसे ही क्वेश्चन टीसीएस पूछता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ साथ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वीडियो सोल्यूशन चाहिए इन्हीं का तो आपको देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट दिख रही है आपको किरण लर्नर्स एकेडमी पे। ये चैनल है, इस पे आपको साइंस का, फिर रीजनिंग का, ये मैथ का, वैसे जीके का आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा फ्री ऑफ। साथ में दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन के अंदर पीसीएम और आईटीआई का कटअप क्या रहेगा इस बार, इस विषय में चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो है वो 2025 का कैलेंडर कब तक देखने को मिलेगा इस विषय में बात करने वाले हैं। और आपका एनटीपीसी के अंदर टोटल कितने यहाँ पे फॉर्म आए हुए हैं, जोन वाइज आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है दोस्तों, इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। देखने वाले हैं ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई क्या है और कितने पर सीट कंपटीशन बैठ रहे हैं। ठीक है, एक सीट पे कितने लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके सारी बातों के ऊपर यहाँ पे चर्चा करते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी का। ठीक है, अभी एनटीपीसी का ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है जो कि दोस्तों यहाँ पे भुवनेश्वर जोन से है। ठीक है, भुवनेश्वर जोन से है और ये आरटीआई रिप्लाई के अंदर क्या बताया गया तो ये आप देख सकते हो। ये आपका 6 फरवरी यानी लेटेस्ट आज के ही डेट में ये पब्लिश हुआ है। तो देखोगे ना तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट का आप देख सकते हो, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर 6 2024। टोटल जो फॉर्म है वो 54,789 फॉर्म अप्लाई हुआ है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे वैकेंसी कितनी है तो मात्र 56 वैकेंसी है, 56 वैकेंसी मात्र है। अगर 54,789 को आप 56 से डिवाइड करते हो ना तो कितना आता है भाई, तो ये पर सीट 978 978 आता है एक सीट पे। ठीक है, मतलब एक सीट पे भाई 978 बंदे फाइट कर रहे हैं यहाँ से भुवनेश्वर जोन से 12th लेवल पे। ठीक है, अभी आप बात करते हैं हम यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे, जिसमें दोस्तों 9,57,614 टोटल फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे ना वैकेंसी कितनी है तो वैकेंसी यहाँ पे 758 है। ठीक है, 758 वैकेंसीज है। अब अगर डिवाइड करते हो 9,57,614 को तो भाई पर सीट कंपटीशन 1263 निकल के आता है। ठीक है, 1263 जो है वो पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है। तो समझ सकते हो ऑलमोस्ट भाई 2100 आरआरबी के अंदर, 2100 जोन के अंदर आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट प्रत्येक जगह पे चाहे ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो भाई एक सीट पे 1000 बंदे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी बात करते हैं एक दूसरे जोन के ऊपर दोस्तों। ये जो जोन है ना ये आपका कोलकाता जोन है। ठीक है, ये देख सकते हो कोलकाता जोन का है। अभी इसके अंदर टोटल आप देखोगे तो 10,27,983 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वैकेंसीज यहाँ से आप देखोगे तो 1382 टोटल वैकेंसीज हैं भाई। 10,27,983 को 1382 से आप डिवाइड करोगे ना तो ऑलमोस्ट 743 यहाँ पे आने वाला है पर सीट कंपटीशन। मतलब यहाँ पे भी आप मान के चलो कि एक सीट पे 743 बंदे जो है वो फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों दो जोन से ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है, एक आपका भुवनेश्वर जोन से, दूसरा आपका जो है वो कोलकाता जोन से। कितने फॉर्म आए हुए हैं और पर सीट कंपटीशन कितना है ये मैंने वैकेंसी के आधार पर डिवाइड करके आपको बता दिया। ठीक है, अभी अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्नीशियन के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई देखो रिजल्ट इसका कब तक अनाउंस किया जा सकता है और इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट के विषय में ऑफिशियली जब टेंटेटिव शेड्यूल आया हुआ था, ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल आया हुआ था उस समय इसका बताया गया था कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दिसंबर के अंदर पेपर को कंडक्ट करवा लिया गया। ठीक है, अभी आप देखोगे तो इसका जो डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट करने की बात कही गई थी दोस्तों, ये आपका जो है वो कहा गया था
फरवरी के महीने में डीबी और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, फरवरी के महीने में कभी भी किया जा सकता है। तो देखो लेट होगा भी तो कितना किया जाएगा। जिस प्रकार से रेलवे में लेट चल रहा है, ग्रुप डी की वैकेंसी लेट से आई, एएलपी का पेपर सही से नहीं हो पाया टाइम पे, तो भाई देखो लेट होगा तो कितना हो सकता है, मार्च हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। तो ये आप मान के चलो कि मार्च के अंदर एटलीस्ट 15 से 20 मार्च के अराउंड आप लेके चलो। ठीक है, इतने के आसपास आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी संभावनाएं हैं। बाकी दोस्तों ये आप फिर भी निश्चिंत हो सकते हो, क्योंकि फरवरी के अंदर बोला गया था, तो कितना लेट करेंगे भाई। और ऑलमोस्ट रेलवे का जो रिकॉर्ड रहता है ना, ट्रैक रिकॉर्ड, वो 60 से 70 दिनों के भीतर रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, आप 2019 का ही ग्रुप डी उठा लो ना, 2019 का ग्रुप डी के अंदर 1 करोड़ एप्लीकेशन आए हुए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 70 लाख लोगों ने पेपर दिया था भाई। 71 दिनों में इनका रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया था, मात्र 71 दिनों के अंदर इनका रिजल्ट पब्लिश किया गया था। अब ग्रुप डी ही क्यों दोस्तों, आप जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे के अंदर, 2018 का ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई का पेपर हुआ है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का पेपर हुआ है। केवल एक पेपर में यहाँ पे डिले हुआ था, जो कि एनटीपीसी का पेपर था, वो भी सीबीटी 1। ठीक है, सीबीटी 1, इसमें भाई 5 महीने का टाइम इन्होंने लिया था। ठीक है, तो इसके अलावा अगर सारे पेपर को छोड़ दिया जाए ना, तो ऑलमोस्ट जो है वो 60 से 70 दिन में पेपर का रिजल्ट जो है वो दे देते हैं। तो भाई ऑलमोस्ट, तो भाई दिसंबर को छोड़ दो, दिसंबर में पेपर समाप्त हुआ तो जनवरी फरवरी 60 दिन तो हो ही जाता है। ठीक है, मार्च ले लो तो 3 महीना हो जाएगा, 90 दिन। तो यहाँ पे मार्च में तो रिजल्ट ये दे देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा कटअप के ऊपर चर्चा कर लेते हैं पीसीएम का। देखिए दोस्तों, पीसीएम के कटअप के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया देता हूँ। 2018 की वैकेंसी को आप थोड़ा सा तुलना में ले सकते हो और 2024 की वैकेंसी का। यहाँ पे 1000 पीसीएम का सीट है और यहाँ पे 5000 था। ठीक है दोस्तों, इन 5000 सीट में भी नॉर्मलाइज होकर के हर जगह पे कट ऑफ ऑलमोस्ट 85 प्लस रहा था। कैटेगरी वाइज भी भाई सभी कैटेगरी का, जो आप ईडब्ल्यूएस ले लो, एससी एसटी ओबीसी, किसी भी कैटेगरी में आ जाओ, सभी जगह पे पॉइंट में मार्क्स कम थे और 85 प्लस हर जगह पे था। ठीक है, इस बार वैकेंसी सोच सकते हो कि 1/5 है, समझ रहे हो। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, कोई भी कैटेगरी से आते हो भाई, किसी भी कैटेगरी से, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, अनरिजर्व, किसी भी कैटेगरी से आते हो, एटलीस्ट आपके नॉर्मलाइज स्कोर जो है, नॉर्मलाइज स्कोर, मैं नॉर्मलाइज का बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर का नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 90 प्लस ही होने चाहिए, नॉर्मलाइज स्कोर आपके 90 प्लस ही होने चाहिए। अब देखो आपके रॉ स्कोर कितने हैं, ये आपका शिफ्ट कैसा था, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपका शिफ्ट कैसा था, आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपके नॉर्मलाइज कितने होंगे। ठीक है, क्योंकि असलियत में बोला जाए ना दोस्तों कि नॉर्मलाइज का खेल क्या है, तो किसी को पता नहीं चलता है कि नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने मार्क्स बढ़ जाते हैं, किसके कितना रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके रॉ स्कोर पे और आपके किस्मत पे डिपेंड करता है। बाकी नॉर्मलाइज स्कोर तो भाई आप मान के चलो कि सभी आरआरबी, सभी जोन से यहाँ पे 2100 आरआरबी से आपका 90 प्लस ही रहने वाला है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से आते हो नॉर्मलाइज स्कोर 90 प्लस जाएगा। बाकी आईटीआई के विषय में बात करते हैं दोस्तों। आईटीआई के विषय में अगर थोड़ा सा देखें तो आईटीआई में आप ऑलमोस्ट कोई भी ट्रेड से आते हो, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फीटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, डीजल इलेक्ट्रिक हो गया, आरएसी हो गया, ठीक है, वेल्डर हो गया, उसके बाद आपका टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया। भाई इतने सारे ट्रेड है ना, इतने सारे ट्रेड है, जितने प्लम्बर हो गया, ठीक है, जितने भी ट्रेड हैं, इन सभी ट्रेड में से कुछ ट्रेड का तो कट ऑफ कम जाएगा, बट ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेड है दोस्तों, इन सभी में से एटलीस्ट आपके जो नॉर्मलाइज स्कोर होने चाहिए, आप जो है वो मान के चलो कि नॉर्मलाइज स्कोर यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए नॉर्मलाइज स्कोर कम से कम 75 होना ही चाहिए। ठीक है, ओबीसी का बात करें दोस्तों तो ओबीसी का ऑलमोस्ट जो है वो 72 होना ही चाहिए। अगर बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कम से कम जो है वो 71 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एससी का कम से कम दोस्तों 70 के आसपास, और एसटी का आप मान के चलो दोस्तों कि 67 के अराउंड मार्क्स होने चाहिए,
तब जाकर के ये नॉर्मलाइज स्कोर है, तब जाकर के सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं बनते हैं, आप किसी भी जोन से हो। हालांकि जोन वाइज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, जोन वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी क्रिएट होगा। तो ये एक रफ आइडिया मैंने आपको देने का प्रयास किया 2018 और 2024 की वैकेंसी का तुलना करके। ठीक है, ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके मैंने आपको एक रफ आइडिया देने का प्रयास किया है। ठीक है, बाकी तो भाई सब कुछ डिपेंड करता है ऊपर वाले पर, आपके मेहनत पर, और साथ में किस आरआरबी से आपने जो फॉर्म भरा है इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 2025 के कैलेंडर के ऊपर। ठीक है, 2025 का कैलेंडर के ऊपर तो देखो, जैसा कि यहाँ पे रेलवे के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में यहाँ पे एएलपी का नोटिफिकेशन देंगे। तो आपको कुछ समय तक वेट करना है दोस्तों। यहाँ पे हो सकता है देरी होगा, बट मार्च के अंत तक आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी 2025 का एएलपी का। वहीं अप्रैल से लेकर के जून के महीने तक आपको टेक्नीशियन का वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जुलाई से लेकर के सितंबर तक आपको जो है वो एनटीपीसी के अंदर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का वैकेंसी देखने को मिलेगा। अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में आपको लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देर तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, जनवरी तो बीत ही गया दोस्तों, फरवरी भी आधा बीतने ही वाला है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि पूरा तो समय बीता नहीं है, मार्च तक हमें इंतजार करना है। मार्च तक एएलपी का वैकेंसी ड्राफ्ट होकर के आ जाएगा, सीईएन बन के आ जाएगा, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर 1/2025 बन के आ जाएगा। थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आता है मैं चैनल के माध्यम से सूचित कर दूंगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।